हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज की क्लास में हम लोग श्री प्रकाश समिति 1959 के बाद की जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो जो हमारी धार्मिक और नैतिक शिक्षा समिति जिसे हम श्री प्रकाश समिति कहते हैं, उसके बाद एक दस्तावेज आता है जिसको हम ढेबर कमीशन या ढेबर आयोग कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ढेबर आयोग को। और ढेबर आयोग का गठन हुआ 1960 में। अब ढेबर आयोग का जो कोर एरिया ऑफ वर्क था वो था एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, अर्थात अनुसूचित जनजाति की शिक्षा। तो अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक उन्नतियों के संदर्भ में, उनकी शैक्षिक प्रगति के संदर्भ में इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग का संबंध किससे है? एसटी वर्ग की शैक्षिक स्थिति एवं प्रगति के संदर्भ में सुझाव। तो इस पर एससी नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर केवल एसटी वर्ग से है। तो शेड्यूल्ड ट्राइबल अर्थात केवल अनुसूचित जनजाति। ध्यान रखें कि एग्जाम में कभी कहीं पूछ जाए कि ढेबर आयोग का संबंध क्या एससी एसटी दोनों से है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ढेबर आयोग का जो संबंध है वो केवल एसटी से है, एजुकेशन कंडीशन ऑफ एसटी। अब इस आयोग ने चूंकि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस आयोग ने एसटी वर्ग की जो स्थिति है उसका एक अध्ययन किया और उसके संदर्भ में सरकार को सुझाव दिए। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि भारत में एसटी वर्ग के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर, जिसमें से हम अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 46 है, आर्टिकल नंबर 335 है। अगर हम इनकी चर्चा कर लेते हैं तो ये जो अनुच्छेद है यहाँ पर वो अनुच्छेद हमको एसटी के लिए कुछ प्रोविजन देते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 15 कहता है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसके यानी समानता का अधिकार की बात, यानी राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल। फिर दूसरा है ये जॉब का है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या सार्वजनिक सेवा के पद पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, तो ये समान नियुक्ति का अधिकार देता है। फिर ये स्वतंत्रता का है, यानी यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच, वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर उनकी शिक्षा का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 46 कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है वो एससी एसटी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की एजुकेशन के लिए एक आर्टिकल 45 क्या करता है, आर्टिकल 45 और 46 इसलिए हम बहुत याद रखने होते, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि प्रत्येक राज्य को 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। 21 का जो क्लास है वो मूल अधिकार में आता है और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, लेकिन पहले से ही आर्टिकल 45 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए एक शिक्षा की प्रावधान करता है। कहता है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को
प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। लेकिन 46 कहता है कि प्रत्येक राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने राज्य के SC ST और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशन का प्रोविजन करे। फिर आर्टिकल 35 है वो स्पेशली, यानी यहाँ पर तो ये SC के लिए भी है, ST के लिए भी है और EWS के लिए भी है, लेकिन ये स्पेशली ST के लिए है इन अ सर्विस सेक्टर। तो ये क्लेम करता है आर्टिकल 335 के अंतर्गत एक ST हमेशा जो है वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी जॉब के लिए क्लेम कर सकता है या जो उसके साथ कोई भेदभाव किया गया है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यानी इसमें कुछ बहुत क्रांतिकारी बदलावों की बात नहीं की गई थी, ये ध्यान रखें लेबर आयोग में। जो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों को अधिक व्यापक और उन्हीं प्रावधानों को अधिक दृढ़ता के साथ लागू किए जाने की इन्होंने वकालत की थी। हाँ, कुछ बहुत सुझाव थे इनके, जैसे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्कूल खोलना, अनुसूचित जनजाति लोगों की जो भाषा है उनको उनकी भाषा में शिक्षा देना, और फिर अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में प्रतिनिधित्व देना। जैसे आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो है उनको क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रतिनिधित्व देता है। लेकिन हमें पॉलिटिकल सेफगार्ड की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ना, हमें ST के लिए जो एजुकेशनल सेफगार्ड है या जो एजुकेशनल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, केवल उनकी चर्चा करें। तो 335 है उनके लिए जो उनको सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड करता है, फिर 15 है, 16 है, 19 है, 46 है, ये सारे जो प्रोविजन हैं वो उनको शैक्षिक संदर्भों में। और ढेबर आयोग ने क्या सिफारिश की? ढेबर आयोग ने कहा कि उनके लिए प्रत्येक उनके क्षेत्र में ही विद्यालय खोले जाए, उनकी जो भाषा है उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को मान्यता प्रदान की जाए, और फिर उन्हें समाज में उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाए। इस तरीके से उनको समाज की मुख्य धारा से या जो सामान्य लोग हैं भारत के उनके साथ उनको इंटीग्रेट किया जाए। तो कुछ इस तरीके की बातें ढेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में की थी। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि ढेबर कमीशन का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिक्षा की स्थिति और उसमें सुधार हेतु एक सुझाव देना था। इसके सुझाव क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएं, जनजातीय क्षेत्रों की जो भाषा है या जनजातियों की जो भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, उनको उनकी शिक्षा में उनकी भाषा को भी जो है महत्व दिया जाए, और उनका जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं या जो दूसरे जातियों के लोग हैं उनके साथ उनका एक कल्चरल इंटीग्रेशन किया जाए, एक उनका सांस्कृतिक एकीकरण किया जाए। इस तरीके से हम अनुसूचित जनजाति वर्ग का शैक्षिक उत्थान कर सकते हैं। कुछ इस तरह की सिफारिशें इस कमीशन ने रखी थी। तो बहुत इसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन सीधे सीधे कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया कि ढेबर कमीशन कब बना और इसका संबंध किस वर्ग विशेष से है। तो संबंध किससे है? ओनली ST से है, और ST के एजुकेशनल और उसके कल्चरल एम्पावरमेंट से है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, एक महत्वपूर्ण कमेटी है शैक्षिक संदर्भों में, वो है डॉक्टर संपूर्णानंद समिति। उन्नीस 1961, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं संवेगात्मक एकता समिति, या इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी।
अब हम इसको क्यों कह रहे हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, अभी आप इसका, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम भारतीय शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो। देखिए ये जो समिति बनी है ये डॉक्टर संपूर्णानंद, जो डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वो इन्हीं के नाम पर हुई है, जो संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय। ये बहुत बड़े एक एजुकेशनिस्ट थे। और ये समिति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इस समिति का जो कोर एरिया था, अब इमोशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम इसको थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि इसका जो बैकग्राउंड है आपको समझ में आए। संवेगात्मक एकता समिति है। संवेगों का मतलब आप समझते हैं इमोशन से, भावों से, फीलिंग से, और इंटीग्रेशन का मतलब है एक जुड़ाव या उसको यूनिटी कह सकते हैं, एक कोहेसिवनेस, संसक्तता जिसे हम कहते हैं। तो ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन है, तो इमोशनल इंटीग्रेशन किसके बीच, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बीच। चूंकि 1947 में भारत आजाद तो हो चुका था, लेकिन भारत है क्या, भारत एक बहुत ही एक सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषाई, वैचारिक विविधता वाला देश है। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें तो हमें बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारी भाषा और बहुत सारा तरह के क्षेत्रीयता, बहुत सारा तरह के भौगोलिकता हमको देखने को मिलती है। आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, ड्रेसिंग अलग अलग है। लेकिन अगर ये अलगाव या ये आइसोलेशन या डिस्क्रिमिनेशन बना रहा इंडिया के लोगों के बीच, अगर ये चीज रहा, तो भारत अपनी प्राप्त हुई इंडिपेंडेंस को या आजादी को पुनः खो देगा। ये इस बात को सरकार बहुत भली भांति जानती थी, या उस समय का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो जानता था। सरकार जानती थी कि स्वतंत्रता तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन इस स्वतंत्रता का कंजर्वेशन या इसका संरक्षण करना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी उस देश में जहां पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नता है, बहुत अलगाव है, विभेदन है। तो इस बात को जब दृष्टिगत रखा गया तो लोगों ने कहा कि हमें लोगों को जोड़ना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, एक राष्ट्रीयता का, एक नेशनलिटी का, एक पैट्रियटिज्म का, एक देशभक्ति की भावना का, एक नेशनल यूनिटी क्रिएट करनी होगी। और नेशनल यूनिटी घर बना करके, मशीनों के द्वारा, पोस्टर के द्वारा नहीं बिल्डअप की जा सकती। जो नेशनल यूनिटी है वो एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक मेंटल स्ट्रेटा है। और जब कोई चीज मेंटल लेवल पर हमें बिल्डअप करनी होती है तो उसके लिए एजुकेशन ही सबसे एक कारगर वेपन होता है। तो सरकार इस बात को जानती थी कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरे भारतवर्ष को एक संगठन के रूप में, एक परिवार के रूप में जोड़ सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं। तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, और नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है? थ्रू इमोशंस हो सकता है। अगर हम लोगों के फीलिंग्स को या लोगों के हार्ट से को मॉडिफाई कर पाए, अगर लोगों के हार्ट को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, तभी हम नेशनल इंटीग्रेशन या एक राष्ट्रीय एकीकरण या एक नेशनल यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये जो संपूर्णानंद समिति बनी, इसका जो दायित्व था, इसको जो दायित्व दिया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसको ये कहा गया था कि आप एक खाका लेकर के आइए, एक दस्तावेज लेकर के आइए, एक ऐसा रिकमेंडेशंस हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि हम पूरे भारतवर्ष को, कि हम कन्याकुमारी से और कश्मीर तक के लोगों को आपस में जोड़ सके, एक राष्ट्रीयता का,
एक पैट्रियटिज्म का, एक देशभक्ति का, एक जिसमें लोगों के अंदर देश के प्रति लॉयल्टी हो, देश के प्रति यूनिटी हो, आपस में एक भाईचारा हो, कैसे बिल्डअप करे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी ने ली थी और उस कमेटी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सजेशंस दिए थे एक नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने के लिए या फ्रेम करने के लिए। तो आइए दोस्तों हम इस अति महत्वपूर्ण डॉक्टर संपूर्णानंद समिति या इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी को पढ़ते हैं और इसके रिकमेंडेशंस को जानते हैं। अब तक की चर्चा से आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि वास्तव में इस कमेटी का या इस समिति का उत्तरदायित्व था या मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था। तो इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी जो बिल्डअप हुई थी वो हुई थी एक टू बिल्ड नेशनल इंटीग्रेशन, एक राष्ट्रीय एकीकरण को निर्मित करने के लिए थ्रू एजुकेशन। हमें नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए था थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू हम नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे बिल्डअप करें, इसके बारे में ही इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस देनी थी। और ध्यान रहे कि ये जो कमेटी थी वो 17 सदस्यीय थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एज ए मेंबर थी, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं थी। तो चूंकि इसके चेयरपर्सन संपूर्णानंद थे, इसीलिए हम इसको डॉक्टर संपूर्णानंद समिति कहते हैं। और इसका नाम इमोशनल इंटीग्रेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हम नेशनल इंटीग्रेशंस को थ्रू इमोशनल मॉडिफिकेशन ही क्रिएट कर सकते थे। हार्ट्स के थ्रू हमें ब्रेन वॉशिंग करनी थी, लोगों के दिलों को, लोगों के मस्तिष्क में मनोदशा को बदलना था, ताकि जो मेघालय का व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अपना माने और उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वो असम के व्यक्ति को भी भारतीय माने और अपने परिवार का एक हिस्सा माने। तो इसका जो उद्देश्य था, अगर हम इसका कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र क्या है इस समिति का? कार्यक्षेत्र है टू बिल्ड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के द्वारा एक राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता का निर्माण था, उसको इसके बारे में सुझाव देना था। और एक तरीके से ये जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने एक बनी जो थी ये था द नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में। और उसी कॉन्फ्रेंस की इस रिपोर्ट, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस 1961, उसी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे चर्चाएं हुई थी और उसी कॉन्फ्रेंस की क्रिया प्रणाली को और उसमें कुछ चीज ऐड करके बाद में इसका जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसको हम डॉक्टर संपूर्णानंद समिति कहते हैं। तो उद्देश्य समझ में आ रहा है? इसका उद्देश्य जो था वो था शिक्षा के द्वारा हम एक राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण कैसे करें, इस संदर्भ में सरकार को सुझाव देना। टू बिल्ड अ नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, इसके बारे में इनको सुझाव देना। अब यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पहली चीज तो ये समझ लेना है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है क्या है? इसका मतलब है डेवलप यूनिटी, लॉयल्टी, cohesiveness, develop unity, loyalty, cohesiveness in the mind of citizen
टूवर्ड्स कंट्री, अर्थात देश के प्रति लोगों में एकता जो है, वफादारी और एक संसक्ता यानी सामूहिक, जिसे हम कॉपरेशन कहते हैं। कोहेजन इसका मतलब है कॉपरेशन। इन द माइंड ऑफ सिटीजन टूवर्ड्स कंट्री, अर्थात जब भी हम लोगों के मन में, नागरिकों के मन में देश के प्रति वफादारी, देशभक्ति, पैट्रियटिज्म भी लिख सकते हैं, तो डेवलप द यूनिटी, लॉयल्टी, कोहेसिवनेस, पैट्रियटिज्म इन द माइंड ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स ओन कंट्री या टुवर्ड्स देयर कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण है देश के नागरिकों के बीच में आपसी सहयोग, एकता, समन्वय, प्यार, वफादारी और देशभक्ति की भावना का विकास। और ये प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है, ये किसी और माध्यम से हो नहीं सकती है। अब दूसरी बात कि फिर अगर हमें किसी भी देश के सिटीजन्स में पैट्रियटिज्म की भावना डेवलप करना है, लॉयल्टी की भावना डेवलप करना है, लॉयल्टी टू यानी जिसे हम नेशनलिटी कहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिसे हम कहते हैं, एक होता है न्यूट्रल उदारवादी और एक होता है राष्ट्रवादी विचारधारा। जैसे आजकल आप पॉलिटिकल लेवल पर बहुत बात करते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन वामपंथी है। तो राष्ट्रीयता जिसे हम कहते हैं, नेशनलिटी की बात करते हैं, यानी कंट्री कम फर्स्ट, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्न कर रही हैं वो इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड करती हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी, एक कल्चरल यूनिटी, एक स्ट्रक्चरल यूनिटी कैसे डेवलप की जाए इन द माइंड ऑफ सिटीजन। तो राष्ट्रीयता की बात की जा रही है, राष्ट्रीय एकता की भावना की जा रही है, देश के प्रति बलिदान, समर्पण, जैसे सोल्जर्स होते हैं कि वो देश के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो इसी तरह की भावना आम नागरिकों के मन में कैसे विकसित की जाए, क्योंकि और ये विकसित होना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम इसी भावना के माध्यम से ही अपनी स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकते थे। उस कालखंड में इस बात की आवश्यकता उस समय की सरकार और बुद्धिजीवी वर्ग महसूस कर रहा था। इसी वजह से इस तरह का एक समिति या एक इस तरीके का शैक्षिक शोध किया गया कि हम कैसे इस राष्ट्रीय एकीकरण को या नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे फ्रेम करें। तो नेशनल इंटीग्रेशन प्राप्त किया जा सकता है थ्रू इमोशनल इंटीग्रेशन। अगर हम देश के नागरिकों को और आम नागरिकों को भावनात्मक रूप से आपस में जोड़ पाए तो हम राष्ट्रीय एकता का निर्माण कर लेंगे, जिसे हम नेशनल यूनिटी कहते हैं। तो नेशनल यूनिटी कह लीजिए या नेशनल इंटीग्रेशन कह लीजिए, और नेशनल इंटीग्रेशन प्राप्त हो सकता है थ्रू इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो पूरा जो भारत है उसको हम एक कैसे करें, एक सूत्र में कैसे बांधे, इसके लिए ही ये समिति बनाई गई थी। तो आई होप कि आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ चुके होंगे। एक बात और महत्वपूर्ण यहाँ रेखांकित करना आवश्यक है कि अगर हमें नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल यूनिटी को बिल्डअप करना है तो उसके लिए एजुकेशन ही हमारा वेपन हो सकता है, एजुकेशन ही हमारा टूल हो सकता है। बट कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या जिसे हम स्कूलिंग एजुकेशन कहते हैं, या फिर हायर एजुकेशन? ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, चूंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो हम देशभक्ति, राष्ट्रीयता, देश के प्रति वफादारी जैसे मूल्यों का, वैल्यूज का इंपोजन या इम्प्लीमेंटेशन कब कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर? जब वो एडल्ट हो जाता है। क्या एक 30 साल के व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है? राष्ट्रीयता के मूल्य उस पर प्रक्षेपित किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन करना है फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, ये हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, अर्थात बाल्या और किशोरावस्था पर।
और इसीलिए जो डिफेंस सेक्टर में रिक्रूटमेंट होता है वो किशोरावस्था तक होता है, क्योंकि वो उसको रिक्रूट करने के बाद उस किशोर को इमोशनली मॉडिफाई कर लेते हैं और उसमें पैट्रियटिज्म इम्पोज कर लेते हैं। अगर 40 साल के व्यक्ति को रिक्रूट किया जाए तो वो फिजिकली ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली इनकम्पेटेबल हो चुका होता है, लेकिन मेंटल वो मॉडिफाई नहीं हो सकता जिस तरह की उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए वो एडोलेसेंस लेवल पर ही अपने सोल्जर्स को रिक्रूट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ हम रेखांकित कर रहे हैं, इसका औचित्य क्या है? इसका औचित्य है कि जो संपूर्ण समिति की जो सुझाव थे या जो उनकी सिफारिशें थी किस शिक्षा के बारे में रही होंगी, तो वो पता चल रहा है स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में जो है वो मोस्टली रही होंगी, क्योंकि स्कूलिंग एज में ही हम व्यक्ति के अंदर नेशनल यूनिटी, पैट्रियटिज्म, नेशनलिटी जैसे वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। तो आगे जरा हम उनके रिकमेंडेशंस को लेते हैं कि उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू इमोशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए या क्या क्या उन्होंने सिफारिशें की। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस समिति को हम बहुत थोड़ा सा टाइम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, और आई होप कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा ये टॉपिक। तो अगर हम इसके सिफारिशों के बारे में बात करें, तो अगर हम पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं तो इसके लिए विशेष रूप से हमारा युवा वर्ग या जो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों और युवाओं को या किशोरों को ही इसमें मुख्यतः सेंटर ऑफ पॉइंट रखा गया। तो ये समिति कहती है कि अगर हमें नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना है तो हमें युवाओं पर या जो हमारे यूथ है, यूथ बेस्ड हमको प्रोग्राम्स करने होंगे। हमारे एजुकेशन में यूथ सेंटर्ड, एडोलेसेंस और चाइल्ड जो हमारे चाइल्ड सेंटर्ड है, उस तरह के हमको प्रोग्राम्स बनाने होंगे, उनको सेंटर में रखना होगा। एडल्ट को या वृद्धों को रख करके हमें कोई प्रोविजन नहीं करना है। तो पहली चीज इन्होंने कही कि इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यूथ सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। यानी युवा केंद्रित हमको शैक्षिक कार्यक्रम रखने होंगे, युवाओं को केंद्र बिंदु में रखना होगा, और इसमें यूथ में विशेष रूप से जो हमारे चाइल्ड और एडोलेसेंस के लोग हैं, यानी जो हमारे बच्चे और किशोर हैं। दूसरी बात, इसका एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि प्रत्येक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या जो प्रत्येक स्कूल है, वो अपनी पर डे की असेंबली में नेशनल एंथम को अनिवार्य रूप से गाएगा। और आज हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो असेंबली की प्रतिदिन असेंबली होगी या प्रतिदिन प्रेयर होगा, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? श्री मालिक समिति ने किया था, जो 1959 की थी। ध्यान रखें यहाँ पर कि प्रतिदिन जो है स्कूल में प्रार्थना होने का जो सुझाव था वो श्री मालिक समिति ने, श्री प्रकाश समिति ने दिया था, जो धार्मिक और नैतिक एकता समिति है। तो श्री प्रकाश समिति ने प्रार्थना करने की बात की, और प्रत्येक प्रार्थना में, असेंबली में लास्ट में राष्ट्रगान होगा या कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम होगा, उसमें नेशनल एंथम संग किया जाएगा। तो आज भी जब हम किसी, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, आज भी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फेस्टिवल होता है वहाँ पर, तो उसमें चाहे सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, इवन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने थिएटर में भी कोई मूवी स्टार्ट होगी तो उसके पहले भी नेशनल एंथम को गाने का एक रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देखते हैं, उस समय हमसे राष्ट्रगान गवाया जाता है, और ये पूरे भारतवर्ष में है।
तो ये किस लिए किया गया है? ये नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने के लिए किया गया। तो पहला इनका एक सुझाव था कि वो यूथ सेंटर्ड हमको प्रोग्राम्स बिल्डअप करने होंगे। क्लियर? दूसरा इन्होंने कहा कि जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम अर्थात राष्ट्रीय गान जो है वो प्रत्येक शैक्षिक संस्था में गाया जाएगा प्रतिदिन। क्लियर? तीसरी बात उन्होंने कही कि जो प्रत्येक शैक्षिक संस्था है उसमें एक कॉमन ड्रेस कोड या कॉमन जो है एक इसको हम कहते हैं कि ड्रेस कोड ही कहा जाता है, यूनिफॉर्म, एक कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप किया जाए। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग यूनिफॉर्म पहनते थे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और ये यूनिफॉर्म का प्रोविजन क्यों रखा गया? ड्रेस पहनकर सभी विद्यार्थियों को ड्रेस पहन करके आना, और आज भी इस चीज को लागू किया गया है, आज भी ये चीज जो है वो वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में जो कास्ट का अगर यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं हो तो जो अमीर गरीब शहरी ग्रामीण के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि जो अमीर होगा वो महंगे महंगे कपड़े पहनकर, अमीर घर का जो बच्चा होगा वो महंगे कपड़े पहन करके आएगा, और जो गरीब घर का बच्चा है वो उतने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएगा। तो उसके अंदर वो कक्षा में बैठेगा तो उसके अंदर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का एक डेवलप होगी, एक विभेदन होगा। तो इसने कहा कि एक कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप करना चाहिए इन स्कूलिंग या इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज भी ये चीज है। तो दूसरा सजेशन इसका जो था वो कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम था। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इन चीजों को चर्चा हम करते हैं। चलिए, नेशनल एंथम हो गया, कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं, जो राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इनको सभी शैक्षिक संस्थाएं अनिवार्य रूप से सेलिब्रेट करेंगी, मनाएंगी पूरे भारत में। सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल। तो ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो है रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, कोई मनाता है कोई नहीं मनाता, कोई दिवाली मनाता है तो ईद नहीं मनाता, कोई ईद मनाता है तो पोंगल नहीं मनाता, कोई पोंगल मनाता है तो क्रिसमस डे नहीं मनाता। लेकिन भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती तो सभी लोग मनाते हैं। तो जब हम एक ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें रिलीजन्स का, कास्ट का, कल्चर का कोई अंतर ही नहीं होगा, तो लोगों के मन में लोगों एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे, अटैच्ड होंगे, और जब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल इंटीग्रेशंस के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे जो हमारी फ्रीडम को, हमारी इंडिपेंडेंस को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा इनका सजेशंस जो था, सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल। ठीक है, अनिवार्य रूप से, इन कंपल्सरी फॉर्म इन एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग के प्रति सभी को रिस्पेक्ट करना होगा, उसके प्रति सभी को आदर करना होगा। तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और सभी को करना ही नहीं होगा बल्कि कक्षाओं में या विद्यालयों में या शैक्षिक संस्थानों में सभी को राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा तिरंगा, उसके प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हमको ऐसे लेक्चर्स देना है, उनको उस तरीके का हमको उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो गिव इंफॉर्मेशन
about respect of national flag. क्लियर? अब इसके अलावा भी और भी बातें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इस नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने में टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टीचर वो व्यक्ति होता है जिसके बाद स्टूडेंट सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपनी लाइफ का। तो एक टीचर का जो टीचर बिहेवियर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने में। तो उनका कहना था कि अब टीचर अपने बिहेवियर से कैसे नेशनल इंटीग्रेशन बिल्डअप कर सकता है, उसे अपनी क्लास में रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, रीजनलिटी, लोकेलिटी के बेसिस पर स्टूडेंट्स के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर वो वहां पर जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करेगा, पक्षपात करेगा, तो उसके विद्यार्थियों में एक एकता की, सामूहिक सद्भाव की, विश्व बंधुत्व की भावना विकसित कैसे हो। तो दूसरा इन्होंने महत्वपूर्ण बताया इसमें टीचर बिहेवियर को। टीचर बिहेवियर को कैसे अनुकूल बनाना है, हमने बात की कि उसको खुद एक देश प्रेम से संबंधित अपना व्यवहार रखना होगा, उसको विद्यार्थियों के साथ जो एकता है, उनके बीच जो यूनिटी है, कोऑपरेशन है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे का, इस तरीके की जो फीलिंग है वो कैसे, इस तरह के जो वैल्यूज है वो कैसे इम्पोज करेगा अपने बिहेवियर के द्वारा या अपने कक्षागत व्यवहार के द्वारा या क्लासरूम बिहेवियर के अंतर्गत डेवलप करेगा। सातवीं बात, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो हमारा एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास है, जो भारत का जो एक इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन था, स्वतंत्रता आंदोलन था, फ्रीडम रेजोल्यूशंस था, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए अनिवार्य रूप से। तो सातवीं बात उन्होंने कही कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन फ्रीडम, भारत के स्वतंत्रता के बारे में उनको सूचना दी जाए। आठवीं बात उन्होंने किया इनवाइटेड लेक्चर्स, पैट्रियटिज्म के बारे में, देशभक्ति से बारे में, नेशनलिटी के बारे में बच्चों को समय समय पर जो प्रेरक कहानियां हैं, जो तमाम जो हमारे नेशनल हीरोज रहे हैं, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व, इनके कार्यों के बारे में समय समय पर बच्चों को बताया जाए या उनको उनके बारे में जो है वो कथा कहानियाँ सुनाई जाए। उनकी कहानियों को या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घटनाओं को उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पूरे भारत, यहाँ पर ध्यान रखें कि हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के बारे में इनका जो ये सजेशन था वो था। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, इन बातों से क्या हम नेशनल इंटीग्रेशन के उस पर्पज को अचीव नहीं करेंगे? डेफिनेटली करते हैं यहाँ पर। तो और भी कुछ बातें हो सकती हैं, आइडियोलॉजिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी किए गए थे, लेकिन इसके अलावा स्ट्रक्चरल यूनिटी के बारे में बात की जाए कि भाई सभी विद्यालयों के जो पेंटिंग होगी वो एक तरीके से होगी, सभी विद्यालयों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो एक होगा, जो कल्चरल यूनिटी है उसको एक दूसरे से किया जाए। एक और बात इन्होंने महत्वपूर्ण करी, ये जो कल्चरल यूनिटी है इसको कैसे लाया जाए, तो उन्होंने एजुकेशनल टूर के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि इंटर स्टेट एजुकेशनल टूर कराए जाने चाहिए। तो एक और बात यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर इनके सजेशंस में,
इंटर स्टेट एजुकेशनल टूर, अर्थात जो शैक्षिक भ्रमण है वो अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण होनी चाहिए। अर्थात उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को शिमला लेके जाए, हिमाचल प्रदेश लेके जाए, उत्तराखंड लिया जाए, कश्मीर लेके जाए, और कश्मीर के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड भ्रमण कराया जाए। तो इससे जो एक इंटर स्टेट एजुकेशनल टूर होगा, इससे हमें दूसरों की संस्कृति को से मिलने का, उस संस्कृति को देखने का और उसके साथ एक जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका सुझाव था नेशनल इंटीग्रेशन के संदर्भ में। तो आपको लग रहा होगा कि इनके जो सुझाव हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी थे, और इसमें से लगभग हर सुझाव आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक एसेंशियल और कंपलसरी पार्ट बना हुआ है। इसीलिए इस कमेटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो आज भी बहुत बनी रहती है, बहुत पूछी जाती है। इसलिए पूछी जाती है, उसका रीजन ये है कि इसकी जो रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की, उसकी रिकमेंडेशंस आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक कंपलसरी पार्ट है। अब उसमें और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं समय समय पर, जो इसके बाद के दस्तावेज हैं, क्योंकि ये 1961 का दस्तावेज है, बहुत पुराना दस्तावेज, आज से 70 साल पहले का दस्तावेज है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज से 70 साल पहले इस समिति ने जो बताया वो आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बना हुआ है। तो गाइस, संपूर्ण समिति में इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक और कमेटी के बारे में चर्चा करते हैं, और उस कमेटी को हम कहते हैं हंस मेहता समिति। तो 1961 के बाद टाइम आता है 1962, और हम वहां पर डिस्कस करते हैं हंस मेहता समिति के बारे में। और इसको भी हम NCWE भी कहते हैं। बस अंतर क्या है यहाँ पर, NCWE 1958 भी था, यहाँ पर ये क्या है, नेशनल कमीशन है, सॉरी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। जो हमारी 1958 में थी दुर्गाबाई देशमुख समिति, उसको भी हमने NCWE कहा था, लेकिन वहां पर वो काउंसिल नहीं था, कमेटी था। तो वो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद है। तो शॉर्ट फॉर्म में दोनों एक है, लेकिन अंतर है, वहाँ नेशनल कमेटी है, यहाँ नेशनल काउंसिल है। बाकी इनके अल्टरनेटिव नेम दोनों हैं, एक को हम दुर्गाबाई देशमुख समिति कहते और एक को हम यहाँ हंस मेहता समिति कहते। तो अब दुर्गाबाई देशमुख जो समिति थी वो केवल और केवल वुमेन एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन के बारे में थी। ये वुमेन गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ वुमेन टीचर एजुकेशन के बारे में भी इसने रिकमेंडेशंस की थी। तो इसका जो कार्यक्षेत्र था, वो कार्यक्षेत्र क्या था, दो चीजें इसने शामिल की। इसमें इसने वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन टीचर एजुकेशन, दोनों चीजों के बारे में इसने रिकमेंडेशंस की थी। तो महिला शिक्षा और महिला अध्यापक शिक्षा, जबकि जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी उसने केवल और केवल महिला शिक्षा के बारे में बात की थी। तो थोड़ा सा इसका जो कार्यक्षेत्र है वो व्यापक है। तो बालिका शिक्षा या गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन टीचर एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन टीचर एजुकेशन के बारे में इसने अपने सुझाव दिए। अब इसके जो सुझाव थे या जो सिफारिशें थी महत्वपूर्ण, वो जरा समझ लेते हैं। और ध्यान रखिए कि इस समिति का जो गठन किया गया था, वो समिति का गठन किया गया था दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिश पर। तो इस समिति का जो गठन हुआ वो दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिश पर हुआ। तो अब इस समिति ने सुझाव क्या दिए? इस समिति के महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं कि पहली चीज तो जो को एजुकेशन है उसको टीचर एजुकेशन के हर लेवल पर लागू किया जाए।
पहला सुझाव इनका था को एजुकेशन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, अर्थात चाहे वो माध्यमिक स्कूलिंग हो चाहे हायर एजुकेशन हो, हर जगह सह शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए, को एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया जाए। पहला सजेशन कि शिक्षा के हर स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, हर शिक्षा को जो है वो सह शिक्षा युक्त बनाया जाए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो करिकुलम होगा, स्कूलिंग करिकुलम है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में पूछा गया है। लैंगिक पूर्वाग्रह या जो जेंडर बायस्डनेस है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो करिकुलम बनाया जाता था उसमें जेंडर बायस्डनेस है, महिलाओं को जो है गृह विज्ञान से ज्यादा घरेलू कामकाज से जो है वो संबंधित पाठ्यक्रमों को ज्यादा स्थान दिया जाता था और पुरुषों को दूसरे तरह के विषय ज्यादा पढ़ाए जाते थे। साइंस आर्ट महिलाओं को नहीं पढ़ाई जाती थी और जो होम साइंस से रिलेटेड चीजें हैं वो बॉयज को नहीं पढ़ाई जाती थी। तो एक पाठ्यक्रम में क्या था, एक लैंगिक पूर्वाग्रह था। तो इस समिति का जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था, जो एग्जाम में कई दफा ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, यह सिफारिश किस समिति ने की है। तो ध्यान रखें कि उस समिति का नाम है दुर्गा हंस मेहता समिति। तो दूसरा था कि विद्यालय पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्लियर, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो है फॉर्म यूनिफॉर्म सिलेबस या करिकुलम होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि ना केवल स्टूडेंट्स में को एजुकेशन सिस्टम हो, बट स्टाफ भी जो है वो को एजुकेशन जो है बेस्ड होना चाहिए, अर्थात स्टाफ में भी महिला शिक्षकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो तीसरी बात इन्होंने कही कि जो स्टाफ है, स्टाफ भी को एजुकेशन मोड होना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये पॉइंट हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, आप जब इसको नोट डाउन करेंगे तो अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि कोड वर्ड्स जो हम लिख रहे हैं वो हो सकता है अभी आपको समझ में आ रहा हो ना लिखें। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो सिफारिशें हैं, इनको आप अपनी समझ के हिसाब से लिखिएगा। जो शब्द या जो जिस तरीके से हम चीजों को व्हाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऐसे ही नोट डाउन करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। क्लियर? तो ऑल लेवल पर सिस्टम जो है, यानी शिक्षा के सभी स्तरों को जो है सह शिक्षा युक्त बनाया जाए। पाठ्यक्रम में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात कि लड़कियों का पाठ्यक्रम अलग और लड़कों का पाठ्यक्रम अलग। एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए करिकुलम में। स्टाफ में भी क्या होना चाहिए, एक को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, अर्थात महिला शिक्षकों की या महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए विद्यालय में, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर या सभी स्तरों पर। चौथी बात इन्होंने कही कि जो महिलाएं हैं, जो एडल्ट वुमेन्स है, उनके लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। चौथा बात जो है उन्होंने कहा एडल्ट वुमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक जनरल एजुकेशन का व्यवस्था होना चाहिए, यानी जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी एक सामान्य शिक्षा की आवश्यकता हो जिसमें वो साक्षरता प्राप्त कर सके। बाद में इसको लेकर के तमाम और भी कार्यक्रम चलाए गए इसी समिति की सिफारिश को ध्यान में रख करके। चौथी बात इन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से छात्रवृत्ति देने की भी वकालत की। महिलाओं को शिक्षा हेतु स्पेशल जो फेलोशिप है, उनको ग्रांट्स देने की बात की। आजकल हम देखें कि महिलाओं के लिए बहुत सारी छात्रवृत्तियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर देती है शैक्षिक प्रोत्साहन के रूप में। आज भी बहुत सारी योजनाएं चल रही, तो ये सब इसी समिति के जो है वो दिए गए सुझावों के परिप्रेक्ष्य में आज भी हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर महिलाओं को भी थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अर्थात उनके लिए डांस और फिजिकल एक्सरसाइज को कंपलसरी किया जाए।
तो फेलोशिप की बात कर सकते हैं यहाँ पर। फिर एक बात हम कर सकते हैं डांस एंड फिजिकल एक्सरसाइज की। कंपल्सरी फॉर्म में तो अनिवार्य रूप से उनको छात्रवृत्तियां दी जाए, अनिवार्य रूप से उनको नृत्य और उनसे शारीरिक व्यायाम करवाया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी हमारी हंस मेहता समिति के बारे में। तो आज की क्लास में गाइस इन्हीं यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने एक एडवाइस दी है कि सर थोड़ा सा वीडियो की लेंथ छोटी रखे, बहुत लेंथी वीडियो हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम 40 to 50 मिनट्स का ही वीडियो आप फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स थे उनके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लास्ट में जो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रोसीजर की, लास्ट में हम आपसे प्रीवियस टीचर्स टॉपिक्स के बारे में कुछ दो क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पुट अप किए उसके जवाब तो हमको कमेंट सेक्शन में नहीं मिले, बट हम आज के आपका जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखते हैं। तो आज के हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वैदिक पीरियड में स्टूडेंट को किस नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक पीरियड में जब स्टूडेंट एजुकेशनल गुरुकुल में प्रवेश ले लेता था तो गुरुकुल में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था या विद्यार्थी को क्या कहा जाता था। पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा इसी प्रश्न है बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे से कि बुद्धिस्ट पीरियड में जब विद्यार्थी मठों एवं विहारों में प्रवेश ले लेता था, संघों में प्रवेश ले लेता था, तो फिर उसे क्या कहा जाता था। तो एक सामान्य बच्चा जब स्कूलिंग में आता था तो उसको क्रमशः किन किन नामों से जाना जाता था वैदिक पीरियड में और बुद्धिस्ट पीरियड में। तो ये दो प्रश्न हैं, इनके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी अगली कक्षा में हम लोग हंस मेहता समिति के बाद जो भक्तावत्सलाम समिति है और फिर एक अति महत्वपूर्ण कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।